दोस्तों आपने एक कहावत सुना होगा कि कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। तो दोस्त आज हमारे बिहार के लाल जो कि अपने माँ बाप, अपने ग्राम पंचायत के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, इनका नाम प्रिंस राज है। और ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में अभी जो 2024 का सेशन जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है, इनमें इनका 141वां रैंक आया है। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं और मैं उन सारे लोगों को बधाई देता हूं जो भी लोग जहां से भी यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किए हो, चाहे जिस रैंक से। मैं और मेरा चैनल संसार भारती हार्दिक शुभकामना देते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रिंस राज जी से। स्वागत है प्रिंस राज जी हमारे चैनल संसार भारती में। सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, आपके मन में ढेर सारा ऑप्शन रहता है। आज के दौर में लोग बीटेक, एमटेक, आईआईटी वगैरह ये सब करते रहता है। आपके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि आपने यूपीएससी में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला, बहुत सारे लोग आईआईटी से बीटेक, एमटेक ये करते हैं, तो मेरी भी पढ़ाई आईआईटी से ही हुई है। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। जी। तो जब मैं बचपन से ही एक सपना था जो देखा था समाज में, आसपास में, कि डीएम, कलेक्टर जो ये पोस्ट होती है, तो उसका एक चार्म जो बचपन से बना था मन में, तो उसको लेके एक था कि बड़े होकर इसको करना है। बट बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी बचपन में। उस समय जब मैं आईआईटी में गया, मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था कॉलेज के टाइम पे, जब और समझ में आया इस सर्विस के बारे में, जब पता चला कि जो सर्विसेज हैं, आईएएस हैं, तो ये ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको बहुत डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं और आपको ये मौका देती है कि आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें सोसाइटी में ऑन अ लार्जर स्केल। आप देश का, राज्य का, सबका नाम रोशन कर सकें। तो उससे फिर मेरी इंटरेस्ट और बढ़ी कि मुझे इस फील्ड में ही आगे करना है। इसलिए मैंने आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट में बैठा नहीं, और ये था कि तैयारी को ही कंटिन्यू करूँगा। और उसी लिए फिर मैं ग्रेजुएशन होने के बाद मैं प्रयास करा यूपीएससी के लिए, और फिर फाइनली मुझे सक्सेस मिली आज। तो बहुत ही खुशी है इस बात की। जी। आपका पैतृक गांव कहाँ से है? क्योंकि सारे लोग जानना चाहते हैं, सारे लोगों को ये चीज़ गर्व होता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक को सबसे पहले अपने बारे में, पैतृक गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने मम्मी पापा के बारे में बताइए। क्योंकि यूपीएससी क्रैक जाना कहीं ना कहीं मम्मी पापा का आशीर्वाद रहता है, तो थोड़ा सा उस पर बताना चाहिए। जी, मेरा पैतृक गांव वैशाली ज़िले में बिद्दूपुर प्रखंड में खजोत्ता सुल्तानपुर गांव से है। जी। मेरा जन्म बट हाजीपुर में हुआ है, जहां से मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई है मुझे। जी। और मेरे मम्मी की बात करें तो वो हाउसवाइफ हैं, और मेरी मम्मी का नाम अनीता कुमारी है। जी। पिता का नाम त्रिवेणी कुमार है, वो पेशे से प्रधानाध्यापक हैं, वो अभी मध्य विद्यालय सपहा में हैं। जी। तो बचपन से ही परिवार में पढ़ाई का तो माहौल रहा है। मेरे दादाजी भी प्रधानाध्यापक थे। तो शिक्षा का माहौल शुरू से ही रहा है। गाँव से लगाव रहा, गांव से निकल के शहर को आए, तो जो कहते हैं कि बड़ा सपना देखा गांव से निकल कर कि ज़िंदगी में कुछ आगे जाएंगे, तो इसकी इंस्पिरेशन घर से मिली, मम्मी पापा से मिली, और उसकी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि इस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूं। तो जब पता चला जब मेरा 141वां रैंक आया, सबसे पहले परिवार का क्या माहौल था? कि विश्वास हो रहा था कि नहीं हो रहा था? थोड़ा सा उसके बारे में। जी, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड था, ये रिजल्ट 22 अप्रैल को आने वाला है। जी। तो सुबह से ही बहुत ही टेंशन का माहौल था घर पे। हाँ, सुबह 7 बजे से ही मैं टेलीग्राम पे और ऑनलाइन यूपीएससी वेबसाइट पे रिफ्रेश कर रहा था, बार रिजल्ट आने वाला है। मैं अपने बेड से उठा भी नहीं था सुबह 7 बजे से, और कुछ भी नाश्ता नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। घर पे मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि इतनी चिंता मत करो। बट वो करते करते, और रिजल्ट करीब 1:30-2 बजे के अराउंड दोपहर में आया था। जी। तब जैसे ही पहले देखा, पहले तो मन में बहुत ही टेंशन थी, एंग्जाइटी थी। ये लग रहा था कि बस कोई भी रैंक आ जाए, लिस्ट में नाम आ जाए, तो थोड़ी खुशी मिलेगी। बट जैसे ही देखा और 141 रैंक आई, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। कुछ देर के लिए तो पहले प्रोसेस नहीं कर पाया, तुरंत ही मम्मी पापा पास में ही थे, उनके पास गया, उनको मैंने बताया। वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए ऐसे। उनको भी बट उनको बहुत विश्वास था, वो कहते थे कि बिल्कुल रिज़ल्ट होगा, अच्छा होगा। तो बहुत ही खुशी का माहौल था। फिर उसके बाद मैंने अपने दीदी, जीजाजी, उनको फ़ोन लगाया, और भी बाकी रिश्तेदार, मामा, मामी, चाचा, चाची, सबको फ़ोन लगाया, और फिर बहुत ही खुशी का माहौल था पूरे परिवार में।
घर में एक टीचर हो जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि 7 पुश्तें जो है शिक्षित हो जाती है। अब घर में एक बड़ा अधिकारी हो गए, एक ऐसा अधिकारी जिनके ऊपर लाल बत्ती लगेंगी और आगे पीछे सिक्योरिटी चलेंगी। लेकिन जो आपका साथी दोस्त है उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में शेयर कीजिए। जी बहुत ही खुश है जब से रिज़ल्ट पता चला है सबको, और आज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही जल्दी सब में रिज़ल्ट फैल गया और रिश्तेदारों में भी, दोस्तों में भी सबको पता चला। बहुत ही खुश हैं। कहीं ना कहीं सबको एक उम्मीद थी मेरे से, जैसा मेरा बचपन का परफॉर्मेंस रहा था वो उम्मीद लगाते थे, तो उनको भी बहुत खुशी मिली, रिलीफ मिली कि फाइनली सेलेक्ट हुआ है। और सभी ने फिर कॉल करके मैसेजेस के थ्रू बधाइयाँ देनी शुरुआत करी और बहुत ही खुश थे पूरे परिवार वाले। सबको ऐसे जैसे कि ये उनकी खुद की एक असफलता हो। पूरे गांव मोहल्ले जितने भी लोग थे सब में बहुत ही खुशी की लहर फैली इस रिज़ल्ट के बाद। क्या बात है। एक बात आपसे पूछना था कि आपकी बचपन की पढ़ाई, लोग अभी पढ़ाई को लेकर के, बचपन की पढ़ाई को लेकर के सारे माता पिता चिंतित है। किन्हीं के पास में पैसा है तो टाइम नहीं है, किन्हीं के पास में टाइम है तो पैसा नहीं है। तो ऐसे में बचपन का जो पढ़ाई है किस लेवल का और कैसे होना चाहिए, एक थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप भी इसी धरती के लाल हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी मेरी पढ़ाई तो देखिए यहाँ हाजीपुर से ही सेंट पॉल्स हाई स्कूल है, वहाँ से हुई है 10th तक की पढ़ाई। जी जी जी। ये ज़रूर है, देखिए अगर सबके कंडीशंस की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशंस हर इंसान की अलग होती है। बट ये है हर माता पिता ये कोशिश करते हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वो अपने बच्चे को प्रोवाइड कराएं। खासकर शिक्षा में तो मेरा मानना है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी अपने अनुसार वो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को, वो करवानी चाहिए। ये है अब तो जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक नया रिवॉल्यूशन जो आया है, क्रांति आई है, उसके थ्रू आप शहर में हो गांव में हो, वो जो बैरियर था पहले कि शहरों में या बड़े स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, वो अब गैप और भी फिल होते रहा है। आज यूट्यूब के थ्रू, बाकी माध्यम के थ्रू जो गाँव में भी बच्चे बैठे हैं वो उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो कोई दिल्ली बॉम्बे में बैठ के लड़का पढ़ रहा है। तो एक छोटे से गाँव से खजवत्ता, सुल्तानपुर या बिद्दूपुर जैसे जगह से, छोटे जगह से आके वो बच्चे भी सेम पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि वो जज्बा होना चाहिए कि आप पढ़ाई के लिए उसी तरीके से कार्यरत हो। जी थोड़ा सा हमें एक सवाल पूछेंगे जो मेजर सवाल है कि आपका जो शिक्षा हुआ, आपने सेंट पॉल्स से बताया कि सेंट पॉल्स से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत हुई। थोड़ा सा अपने पढ़ाई के लेवल के बारे में बताएं कि आप सेंट पॉल्स के बाद फिर आपने बताया कि दिल्ली में गए। को लोग अभी गुमराह हो रहे हैं कि हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे और क्या पढ़ें, तो थोड़ा सा हमको आप अपने शिक्षा के बारे में बताइए कि यहाँ से पढ़ने के बाद कौन से कॉलेज ज्वाइन किए, क्या क्या पढ़ाई किए, और एटलीस्ट आपने फाइनल में जो रैंक लाया वो तो जग जाहिर है। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स में बताइए, जानना ज़रूरी है ये सवाल। जी तो मेरी पढ़ाई सबसे पहले वैशाली सेंट्रल स्कूल से हुई जो मेरे घर के पास ही थी। क्लास 1 तक की मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद सेंट पॉल्स जो कि शहर का अच्छा स्कूल है, वहाँ पे जब मैं गया, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं 2nd क्लास में एडमिशन के लिए गया था तो मुझे 3rd का पेपर दिया गया था वहाँ पे एडमिशन टेस्ट के लिए। और उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहा था कि आप 3rd क्लास में एडमिशन करवा दो, बट फिर पापा ने बोला नहीं, क्लास के नहीं करवाते हैं, तो 2nd में मैं गया। तो ये था कि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे इसलिए ये ज़रूरी है बच्चों को भी जानना कि आप जहाँ भी रहो वहाँ आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप कोशिश करो कि उसमें आप बेस्ट करते रहो। और मुझे लगता है जो बैरियर होता है क्लासेस का वो भी नहीं होना चाहिए। जब मैं 10th क्लास में था तो 10th की मैथ्स वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं कोशिश करता था कि 11th की चीज़ें मैं पढ़ पाऊँ। छोटे शहर में बहुत पॉसिबल नहीं था कि ऐसे टीचर्स को ढूंढूं जो मुझे आगे की पढ़ाई करा सके, बट मैं कोशिश करता था जितना कर पाऊँ। तो ये जज्बा था, मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो नेचुरली फिर 10th के बाद ये था कि IIT जाना है। IIT देश के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो फिर 11th 12th में मैंने फिटजी साउथ दिल्ली से अपनी कोचिंग करी IIT JEE के लिए, और फिर वहाँ रह के मैंने JEE एडवांस क्वालिफाई करा। जिसके बाद मेरी जो एडमिशन हुई वो IIT दिल्ली में हुई। सिविल इंजीनियरिंग में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ और फिर उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा था। तो 2025 अभी ये फाइनली रिजल्ट आया है। जैसे मान के चलिए BTech MTech ये सब तो हाई क्वालिफाइड एजुकेशन हुआ। क्या लगता है कि जो लोग सामान्य रूप से ग्रेजुएशन करते हैं, इधर हिस्ट्री ऑनर्स हुआ, इकोनॉमिक्स से हुआ, चाहे जो भी से हो, कॉमर्स से हुआ, ग्रेजुएशन से जो करते हैं, वो लोगों को सोच में ये आता है कि अभी का पढ़ाई हाईटेक तो हो गया है, लेकिन हमने देखा है कि वैसे करके भी लोग
और यदा कदा स्टूडेंट को ये भी देखा है कि यूपीएससी जो है सो घर पर रह करके भी निकालते हैं। उस स्टूडेंट के लिए क्या करना है जो हेजिटेशन में रहते हैं कि अब हमारा नहीं हो पाएगा, उस स्टूडेंट के लिए आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उनका मोटिवेशन वही लोग होने चाहिए जो ऐसे ही बैकग्राउंड से निकले हैं। जी। अगर आप रिजल्ट को भी देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, जिन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन करी और उससे निकले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे आपको ऐसे रैंकर्स मिलेंगे जिनकी पूरी पढ़ाई, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो भी Tier 3 सिटी से हुई है, छोटे शहरों से हुई है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम में हुई है, और वो बहुत बढ़िया वो रैंक लेके आए, टॉप 50 टॉप 100 में रैंक लेके आए हैं। राइट। तो ये दिखाता है कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी बड़े संस्थान से पढ़े हैं या किसी छोटे संस्थान से पढ़े हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो यूपीएससी डिमांड करती है, जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मेहनत है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं, क्या आप उसके लिए अपना टाइम दे पाते हो, और उस जो फेज़ है, जर्नी है, उस समय ईमानदारी के साथ आप अपने काम को पूरा कर पाते हो, नहीं वो ज़्यादा ज़रूरी है। रैदर देन कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप बिल्कुल सफल होंगे। और अब तो आप हिंदी मीडियम के छात्रों को भी देखो, बहुत सारे छात्र हैं जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो भी बैरियर खत्म हो रहा है, अब रिसोर्सेज अवेलेबल है हर चीज़ों में, गाँव तक वो मटेरियल पहुँच रहे हैं जो कुछ सालों पहले लोग मुखर्जी नगर और करोल बाग जाकर ही प्राप्त कर पाते थे। तो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आ रहा है समाज में। यही बात माने कुल मिला के इनका सर का कहनाम हुआ कि आप मेहनत करेंगे तो आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा भी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले थे, जो किस्मत पे रोने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत से भागिएगा तो आपको कहीं भी कुछ भी उपाय नहीं होगा। बहाने बनाने के लिए तो पूरा दुनिया काफ़ी है। और एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, जैसा कि सफलता इनका शोर मचा दिया। आज मैं 100 किलोमीटर से इनका इंटरव्यू करने आ रहा हूं। जो मुझे देख रहे हैं, क्या पता कल मैं आपका इंटरव्यू करूं। मैं वेट कर रहा हूं कि आप मेहनत कीजिए और आप भी ऐसे रिजल्ट लाइए और अपने समाज, अपने गांव, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। एक अगला सवाल इनसे मैं ये करना चाहूँगा कि जो बुकें हैं, आजकल का जो शिक्षा है, शिक्षा में भी कंजेशन हो गया। लाइक जैसे कम्युनिकेशन में कंजेशन हो गया, फ़ोन लगाते हैं कहीं तो चला जाता है कहीं डाइवर्ट होके। तो शिक्षा में भी वैसे ही हो गया। बहुत तरह के शिक्षक लोग हैं, बहुत तरह के गुरु लोग हैं, तरह तरह के बात पढ़ाते रहते हैं, सब टॉप लेवल के हैं। हम किसी को माने ये नहीं कह सकते कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, चाहे उनके से पढ़ो चाहे उनसे नहीं पढ़ो। बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन मेन थिंग जो किताब है वो कौन से पैटर्न का लोग सजेस्ट करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं आप। जी देखिए, सबसे पहले किताबें बताने से पहले मैं ये बोलूँगा, चूँकि बहुत ही जिसको बोलते हैं ओवर क्राउडेड विथ इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आज ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसको फॉलो करें, किस टीचर्स को देखें, किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। तो मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरी ये है, यूपीएससी अपनी एक सिलेबस रिलीज़ करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले बच्चे सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, जो एक सबसे बढ़िया सोर्स है आपको समझने के लिए कि परीक्षा की डिमांड क्या है। और फिर उसके हिसाब से आप देखो कि आपको कोई भी, आप जिस यूट्यूब को फॉलो करते हो, जिस टीचर को फॉलो करते हो, वो कितना आपको मदद कर रहे हैं उस सिलेबस उसको अचीव करने में। वो एक सबसे बढ़िया तरीका होना चाहिए। और ये तरीका स्पून फीड नहीं किया जा सकता, ये जिसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको खुद से रियलाइज़ करनी है चीज़ें, खुद से उस पर समय देना है समझने के लिए। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है आपको चेक करने के लिए। जहाँ तक बात है किताबों की, तो जो कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जो पढ़नी पड़ती है, क्योंकि यूपीएससी उनसे क्वेश्चंस पूछती है, उनसे सिलेबस आप देखोगे तो उनमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो उसमें जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हैं, शंकर IAS है इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है, और जियोग्राफी के लिए NCERT के बुक्स हैं। और उसके बाद कोचिंग के जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती है, तो बहुत सारे कोचिंग्स फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शून्य IAS की करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए फॉलो करता था। फिर मेंस का देखिए तो मेंस में एक वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जनरली लोग न्यूज़पेपर से करते हैं।
आपने जो टॉपिक पढ़ा, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उससे आप जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही हैं उससे आप डेटा, फैक्ट्स, जो कमिटीज़ हैं, जजमेंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन करो, उनके आप अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करो। तो ये तरीका है बुक्स के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू वैल्यू एडिशन करके अपने सिलेबस को प्रिपेयर करने का। जी जी। तो आपकी शिक्षा कौन से इंस्टीट्यूट से हुई है वो थोड़ा सा हमारे पब्लिक को बताइए। जी, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने विज़न आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करी थी। कॉलेज के टाइम ही मेरा था, मुझे प्रिपरेशन करनी है तो वो मैंने ज्वाइन करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण डिसरप्शन हो गया था, वो ऑफलाइन क्लास थी और फिर उस समय सबको घर आना पड़ा था, मैं भी घर आ गया था। तो उसकी मैंने कुछ वहाँ से क्लासेस ऑनलाइन कंटिन्यू करी, बट थोड़ा डिसरप्ट हो गया था। तो बाकी भी मैंने कुछ जैसे मैंने बताया यूट्यूब के सोर्सेज और कुछ और मैंने अनअकैडमी के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स में चीज़ें कवर करी वहाँ से। तो ये 2-3 कोचिंग की कॉम्बिनेशन थी जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सूट कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैं देखता था। सारी चीज़ें मैंने उनसे नहीं देखी, कुछ चीज़ें मैंने सेल्फ स्टडी से करी, काफ़ी चीज़ें। ये है कि कोचिंग जो है वो प्रिपरेशन का बहुत छोटा पार्ट है, बहुत 10% पार्ट है। बाकी जो 90% है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। तो मोस्टली जो प्रिपरेशन थी आगे की वो न्यूज़पेपर के थ्रू या सिलेबस के थ्रू, जो कोचिंग के जो नोट्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो फॉलो करता था, या खुद से आप गूगल कर लो जो भी यूपीएससी के सिलेबस हैं और उससे खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लो। तो ये मेजर नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी थी मेरी, वहाँ से मैंने फॉलो करा। तो कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी विज़न आईएएस की, बट फिर मैं घर आ गया था और फिर मैंने पहला अटेम्प्ट घर से ही लिया तो डिसरप्शन हो गया था, घर पे था। फिर 2022 में पहले प्रयास के बाद फिर मैं वापस दिल्ली चला गया था। ये जो आपका रिजल्ट जो क्लियर हुआ है ये कितने अटेम्प्ट के बाद हुआ है, थोड़ा सा ये बताएं। जी, ये मेरा तीसरा प्रयास था। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले प्रयास मैंने 2022 में दिया था, तब मैं हाजीपुर में ही रह रहा था, अपने घर से मैंने प्रयास दिया था। तब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसके बाद में यहाँ मुझे थोड़ी पीयर ग्रुप लैकिंग लगी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर आसपास कुछ दोस्त हो डिस्कशन के लिए तो शायद मैं बेटर कर पाऊँ। तो इसलिए मैं 2022 में फिर चला गया, दिल्ली चला गया था और वहाँ आईआईटी दिल्ली के पास ही मैं रहता था, जहाँ से मैं आईआईटी की लाइब्रेरी पढ़ने जाता था। तो दूसरा अटेम्प्ट मैंने 2023 का वहीं से लिया, उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था बट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैं। तो फिर उसके बाद तीसरा ये मेरा प्रयास था 2024 का, जिसमें फिर मैंने तीनों स्टेजेस क्वालिफाई करे और ये रैंक आई। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं इनका सर का कहना हुआ कि 90% जो चीज़ है कि सेल्फ स्टडी का चीज़ है 90%। और दूसरी बात इन्होंने सबसे प्रमुख बात बताई है कि सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है सोशल वेबसाइट के ज़रिए। आप उसको गूगल कीजिए, आप उसको यूट्यूब कीजिए और अच्छे अच्छे चीज़ देख करके समझिए कि हमें पढ़ना क्या है। और इनसे मैं सर से एक बात और पूछूंगा कि इस आईएएस बनने के लिए अध्ययन कितना टाइम का ज़रूरी है। जैसे ये पढ़ाई जो लोग करते हैं बेसिकली कुछ माँ बाप को दिखाने के लिए भी पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ाई करते करते समाज में अच्छा बनने का हो रहता है। ये सब चीज़ से हमें लगता है कि एक दिखावे वाला पढ़ाई और दूसरे जो है सो समाज में एक अच्छे बनने वाला, ये दोनों चीज़ हमें लगता है कि पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे जो एहसास हुआ। और आपका सर इस बारे में क्या कहना है कि लोग विद्यार्थी पढ़े तो दिखाने के लिए पढ़े या गांव में अच्छा बनने के लिए पढ़े? क्योंकि अच्छा बनना कोई रिजल्ट का बात नहीं है, रिजल्ट का बात ये है जो पेपर पर आया, जो आज हम वहाँ से इंटरव्यू करने के लिए आपका है। तो उसके बारे में सर क्या कहना है कि दिखावे वाला पढ़ाई से कौन सा बेहतर? जी बिल्कुल, देखिए एक इंग्लिश में गांधी जी का एक कोट है कि देयर इज अ कोर्ट बिगर देन दी कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज द कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो कोर्ट बोल लो, आप न्यायालय बोल लो, वो आपकी खुद की अंतरात्मा है। जी जी। तो भले ही आप लोगों को दिखावे के लिए आप पढ़ रहे हो और बोल रहे हो कि मैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट आप खुद ये बात जानते हो कि आप रियलिटी में कितने घंटे पढ़ रहे हो। जी जी। तो मुझे लगता है उसमें ऑनेस्ट रहना चाहिए कि आप, क्योंकि इवेंचुअली एग्जाम आपको लिखना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। आप अगर अपना ये कीमती समय दे रहे हो तो आप किसी और को फूल नहीं कर सकते, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये खुद की आपकी जर्नी है, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। जहाँ तक रहा कितनी देर पढ़ने का है, तो मुझे लगता है 7 से 8 घंटे की पढ़ाई ऑन एन एवरेज मेरे लिए काम करी है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए काम करती है, इतनी पढ़ाई सफिशिएंट होती है। बट फिर भी चूंकि हर बच्चे की एक कैलिबर एक अलग होता है, अगर किसी को लगता है कि उसे थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है तो 9-10 घंटे भी बच्चे पढ़ते हैं। कई लोगों ने पढ़ के करा है, कई लोग थोड़ा कम भी करके करते हैं, 5-6 घंटे की पढ़ाई में करते हैं। तो वो बच्चों पे डिपेंड करते हैं थोड़ी, आपकी जो डेली टारगेट्स आप सेट करते हो कितने ज़रूरी है कि आपको वो पूरा समय पर करना है। जी। आप जितने देर में उसको पूरा कर पाओ वो अच्छी चीज़ है, बट ये ज़रूर रहना चाहिए कि एक एवरेज 6-7 घंटे तो आप एटलीस्ट कोशिश करो उतनी पढ़ाई करो, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतनी अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा। जी जी जी। तो मेरे केस में मैं 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, मुझे लगता है ये बिल्कुल सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको एंग्जाइटी लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी पढ़ाई से क्वालिफाई होता है एग्ज़ाम और बिल्कुल होता है।
मेरा सवाल यही था, अगला सवाल कि सर से पूछने का सवाल जिन्होंने छोटा शब्द में इन्होंने सर ने जवाब दे दिया कि लोग पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अपने आप को एंजाइटी महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यदा कदा सुसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे टॉपर्स का मैं लेता हूँ इंटरव्यू, तो ये सवाल सर मेरा रहता है कि उन विद्यार्थी के लिए हमें नहीं लगता है कि पढ़ाई से कोई हल्की चीज़ दुनिया में होगी, इसीलिए कि माँ बाप पैसा खर्चा करे, माँ बाप अरेंज करवाए, माँ बाप सब कुछ अरेंज करवाए, आपको सिर्फ पढ़ना है और वो भी किताब पढ़ना है, यहाँ ना टूल्स चलाना है ना हथियार चलाना है। ये मैसेज के जाना चाहिए आपके माध्यम से। सर इस सवाल का जवाब बेहतर आप ही दे सकते हैं कि पढ़ाई कितना भारी है और इसके लिए जो डिप्रेशन में जाते हैं उनके लिए सर आपको क्या कहना है, इससे थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे लगता है डिप्रेशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो खासकर आजकल बढ़ रही है। जी। मुझे लगता है सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी परीक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। हर परीक्षा, हर चीज़ क्वालिफाई करके आप तभी उसको एंजॉय करोगे या काम कर पाओगे जब आपकी ज़िंदगी है, जब आप अच्छे हो, जब आप स्वस्थ हो। बहुत बड़ी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। जी। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही मोटिव नहीं है। लाइफ में बहुत ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे अगर आप घबराओगे तो आप गलत कदम उठा सकते हो। तो ये हमेशा मानना है कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। दूसरा ये है कि डिप्रेशन जी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बहुत कारण है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं अपने आप से, और यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो काफ़ी कठिन भी है। जी। और यहाँ पे लक फैक्टर भी काफ़ी वर्क करता है। कई बार आप मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढंग से चीज़ों को पढ़ते हो तो भले ही एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं मिला हो, बट ज़िंदगी में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा अगर आप ईमानदारी से उस चीज़ को पढ़ते हो। और कुछ तरीके अगर मैं बोलूँ कैसे उसको दूर करा जाए या उससे डिप्रेशन से निपटा जाए, तो ये है कि आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनसे आप लगातार बातें करते रहो और पॉजिटिव लोगों के अराउंड रहो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत निगेटिव होते हैं, जो आप पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाओ प्रिपरेशन के टाइम पे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा घिरे रहो और कोशिश करो कि पॉजिटिव चीज़ें लें बहुत सारे। और आपको जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, मुझे लगता है बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 8वें 9वें अटेम्प्ट में करा है, 5वें 6ठे अटेम्प्ट में जाके क्वालिफाई करा इस एग्जाम को। तो अगर वो कर सकते हैं तो अगर आप में हिम्मत है आप प्रयास करो, नहीं भी होता आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और मुझे गीता का एक श्लोक याद आया कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मुझे लगता है वो क्रक्स है, अगर वो समझ जाए लोग तो बहुत जिंदगी एक बहुत अच्छे तरीके से वो निकल के निखरेंगे इस परीक्षा की तैयारी के बाद। बिल्कुल सर, ये बात बहुत अहम है। तो जो स्टूडेंट, सर का कहना हुआ कि जो स्टूडेंट अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लक और लेबर ये दोनों चीज़ जो है सो साथ साथ चलती है। हो सकता है कि कोई आप में बड़े तेज हों, फुल कॉन्फिडेंस रहा हो और किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपको ज़िंदगी में जीना है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप तभी सक्सेस हो जाते हैं जब आपने एग्ज़ाम में बैठ करके आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आपका जो ओरल जो टेस्ट होता है वहाँ तक पहुँच, जो भी व्यक्ति आईएएस का एग्ज़ाम देते देते आपने बहुत सारा टर्म कंडीशन है, उतना तो सर को पता है, हमको तो पता नहीं है कि कैसे कैसे कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो जब आप बोर्ड तक पहुंच जाते हैं तो समझिए कि आप आईएएस अधिकारी बन गए, सरकारी न सही अपने मन का आईएएस अधिकारी बन गए और अपने बच्चों को अच्छा बेहतर संस्कार और शिक्षा दे सकते हैं। तो टेंशन में आने का ज़रूरी नहीं है, ये मेरा भी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। सर एक सवाल है कि किताब का जो है, आपने किताब का जो नाम बताया है, वो किताब का रिवीजन, जो किताब का आपने नाम बताया है, रिवीजन किताब में क्या इम्पैक्ट रखता है इस एग्ज़ाम में? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी सुनते रहते हैं कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो आप इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो कंटेंट है यूपीएससी की पढ़ाई में बहुत कंटेंट होता है। तो जब आप एक बार पढ़ते हो तो चीज़ें समझ तो जाते हो, बट उसको लॉन्ग टर्म रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी उसको बार बार पढ़ो ताकि उस चीज़ को आप इंटरनलाइज कर सको। तो रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल दूँ तो मैंने वो किताब 9-10 बार तो पढ़ी होगी। हर जैसे 3 अटेम्प्ट हो गए, हर अटेम्प्ट में आप 3-4 बार उस किताब को पढ़ लेते हो। तो और वो रिवीजन भी ऐसा है कि आप जब नेक्स्ट टाइम करते हो तो
और जल्दी उसको ख़त्म कर पाते हो। जी, जी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप रिटेन कर पाओगे इस चीज़ को तभी आप उसको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाओगे इस चीज़ को जाके। जी, जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जितने भी मेरे न्यूज़ के मेरे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये जो हमारा और सर का जो इंटरव्यू है पूरा देखिए। हो सकता है कि इनका एक वर्ड आपको आपके ज़िंदगी को बदल दे। और ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप दिखावे में ना पड़ें। जैसे आपने बहुत सारा अभी देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारा जो है सो लोग सुनते होंगे कि गांव में ये पढ़ा लिखा है, ये कमती है, यूट्यूब से ये कमा लिया, फेसबुक से ये कमा लिया, दुनिया से ये कमा लिया। ये सब क्या है कि जस्ट भ्रांति है। बात को समझिए। और आपको जो रास्ता में आप चले हैं, एक शिक्षा जो है सो एक साधना है, एक तपस्या है। आप इस तपस्या को जो है सो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि नहीं हमें पढ़ लिख के नहीं अगर कुछ होता है, तो भी आप अपने मन के IAS और IPS बन जाएंगे। कम से कम सरकारी न सही, आप अपने परिवार के IAS और IPS बन जाएंगे। तो कभी भी पढ़ाई को हल्के में नहीं लीजिए। एक कहावत है कि एक अगर नौकरी घर में होती है तो आगे के जितने भी नस्ल आने वाले रहते हैं उनका एक्टिविटी, उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो सर से एक अगला सवाल करेंगे कि अभी तो हालांकि वो सवाल सर से हमें नहीं करना चाहिए नहीं है, लेकिन मिलने से कौन सा सर पोस्ट आपको मिलने वाला है? जी, मुझे IAS मिल जाएगा। जी 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 जी। तो आप देख रहे हैं कि एक जिला अधिकारी से ही मैं बात कर रहा हूँ सर से, और ये जिला के मालिक है। और एक कलेक्टर का क्या पावर होता है, एक फिल्म है राजकुमार का सूर्या। मैं आपको सजेशन करता हूं कि कलेक्टर का पावर देखना है तो आप एक फिल्म ज़रूर देखिएगा सूर्या, और वो भी अपने परिवार के साथ बैठ करके। अच्छी फिल्म है और पुरानी फिल्म है, जो कि विनोद खन्ना उसमें भी है। तो आप देखिए और कलेक्टर का पावर समझिए। आज मैं उन्हीं से बात करने के लिए आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उतना दूर से चल करके आया हूँ और इन्होंने मेरा जो है सो प्रेम स्वीकारा और हमें इतना इंटरव्यू दिया। तो सर का मैं धन्यवाद करता हूं। और इनके मम्मी पापा से थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये हैं प्रिंस राज जी के मम्मी पापा, जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने लड़के को DM बनाए पढ़ा लिखा करके। तो ये क्योंकि प्रधानाध्यापक भी हैं, तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों में, आपके बच्चों में बचपन से ऐसा क्या दिखा कि आपने सोचा कि बच्चे को DM ही बनाना? पहले तो बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे यहाँ आए। जी सर, धन्यवाद सर। बचपन से ही पढ़ने में अपना ये तेज थे बहुत। जी शुरू से हम लोग को लग रहा था कि नहीं मैथ उथ इनका अच्छा है, तो पहले था कि इंजीनियरिंग में जाएंगे। इंजीनियरिंग में जब गए तो उसको लगा कि नहीं इससे भी आगे जा सकते हैं। जी 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 तो इसी तरह आगे बढ़ते रहे। जी 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 इनका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। जी जी लगातार मेहनत करते रहे। हम लोग को आशा था, विश्वास था कि एक दिन ये मौका मिलेगा। जी 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 आज भगवान की कृपा से वहाँ पहुँच गए हैं। जी 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 जी। इसलिए मैम, जब पहला रिजल्ट आया, जब आपको पता चला, आप अपने जीवन काल में भी देखे होंगे कि DM आता है तो आगे पुलिस पीछे पुलिस। अब आपके बेटे के आगे पुलिस होगा, पीछे पुलिस होगा। कितना खुशी मिलेगा आपको, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा DM बन गया। जी जी जी। और आपके साथ साथ आपके गांव भी पूरा खुश होंगे, अगल बगल के लोग कितने आए बधाई देने के लिए? बहुत लोग आए। बहुत आए बधाई देने के लिए। जी जी। अच्छा, ऐसे लगता था कि मेरा बेटा DM बन जाएगा आपको बचपन से? जी, हमको विश्वास था कि मेरा बेटा DM जी बनेगा। जी जी जी। और आपका आशीर्वाद काम कर गया। तो दोस्तों, कहता है कि एक कहावत है कि पिता के प्यार को कोई काट नहीं सकता और माँ के आशीर्वाद को कोई बांट नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद था। वो बता रही हैं मैम कि हमारे अंदर विश्वास था कि मेरा बेटा बड़ा करेगा, और बड़ा कर दिया। मेरा फिर से एक बार शुभकामना। अमूमन आप प्रधानाध्यापक हैं। जी, प्रधानाध्यापक है, आप DM ऑफिस में जाते होंगे, DO ऑफिस में जाते होंगे, कहीं ना कहीं आपको काम परवे करता होगा सर। उस वक्त आपको कभी कभी जाते होंगे तो कभी कभी आपको ऐसा मन में आया था कि हमारा भी बेटा एक दिन DM बनेगा?
जी, वो तो हमेशा मन में रहता ही था जाने के बाद कि भगवान करे कि हमारे भी बेटा इस तरह का बने। जी और उसी इच्छा के कारण भी लगता था कि नहीं होना चाहिए, परिवार में भी कोई लोग हो जी इस तरह के पोस्ट पर। जो जाने के बाद मैंने उसका भी अलग सम्मान होता है। जी 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 अभी रिजल्ट आने के बाद डीएम साहब के यहाँ भी बुलाहट हुआ था, गया था। जी 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 हमारे जिला के पदाधिकारी डीओ साहब है, वो कल हमारे घर भी आए थे। जी 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 तो इससे मान सम्मान बढ़ता है समाज में। जी जी जी। और आपने जो इतिहास रचा है, वो माँ बाप जो बच्चे को पढ़ाई के लिए, आपने भी बच्चे को पढ़ाया है और आपके बच्चे में टैलेंट भी है। इन्होंने सर ने बताया कि हम दूसरी क्लास के लिए गए थे तो तीसरी क्लास का हमको चैप्टर दिया गया था, वो भी अच्छे नंबर से पास कर गए थे। लेकिन जो बच्चे अपने लड़के को पढ़ाई के लिए मानसिक प्रताड़ना देते हैं, उस माँ बाप के लिए सर क्या कहना वो चाहिए? तो अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एक शिक्षक जी भी जी, हैं। हम तो शिक्षक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जी जी जी, वो थोड़ा सा शब्द हाँ, कहिए। उस पर है कि सर उसको बच्चे को मानसिक प्रताड़ना नहीं, ना तो कोई दबाव देना चाहिए। जिस क्षेत्र में उसको जाना है उसी क्षेत्र में जाने देना चाहिए। जी जी अगर उसको साइंस में मन लग रहा है तो साइंस में जाए, आर्ट में लग रहा है आर्ट में जी, जाए। जी। हमने कभी आज तक अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं अपने से, ठीक जी, है, जी। उसका ट्यूशन थे, स्कूल था, जी, जी। लेकिन हम लोग सिर्फ देख लेते थे कि हाँ कहाँ क्या रिजल्ट हो रहा है, किस टाइप का है। जी कभी कॉपी देख लिए कि हाँ, उससे अंदाज चल जाता था कि हाँ अपना इसका है, कोई टास्क है तो बन रहा है कि नहीं, बना रहा है कि नहीं। बस इसी से हम लोग को अंदाज लग गया था कि बहुत कहने का जरूरत नहीं है, बहुत रिपीट करने से, बहुत टॉर्चर करने से बच्चा नहीं पढ़ सकता नहीं है। हम पढ़ लोग स्कूल में भी पढ़ाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं कि बहुत नहीं, जो जैसा ध्यान में है उसी टाइप से उसको पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। जी जी दबाव से बच्चा नहीं पढ़ सकता है, जी। लेकिन थोड़ा भय होना चाहिए, गार्जियन के प्रति भी रहना चाहिए उसको कि हाँ हमारे पिताजी बोलेंगे, देखेंगे। जी। इसलिए सिर्फ मैंने गाइड करते रही कि बच्चा क्या कर रहा है, अलग तो बहक तो नहीं रहा है, बस इतना ही देखने से बच्चा पढ़ सकता है। एक सवाल सर मेरा रहता है, सर गार्जियन से एक सवाल मैं पूछता रहता हूँ। बच्चे रोते रहते हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये लो, और अपना काम करने लगते हैं। बच्चे में मोबाइल देना कितना अच्छा है और कितना बुरा है, थोड़ा सा इसके अभी तो बारे में। बहुत ही खराब है सर, ये बहुत ही खराब चीज़ है। बच्चा इससे बहुत जिद्दी हो रहा जी। है, और उसको अब मोबाइल दे दीजिए तो खाने लगेगा, नहीं दीजिए तो खाना नहीं खा रहा है। जी 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 ये बहुत ख़राब चीज़ है। पहले इस टाइप का मोबाइल नहीं था, सिंगल मोबाइल था, बटन वाला मोबाइल था, तो कहाँ कोई गार्जियन देते थे। लेकिन जी। अभी भी जो एक्टिव गार्जियन जी। है वो मोबाइल छुपा के रखते जी, हैं, जी। बच्चों को नहीं देते जी। हैं, अपना जान छुड़ाने के लिए, काम से भागने के लिए धरा देते हैं। जी जी पहले के गार्जियन बच्चा रो रहा है उसमें गोदी लेके उठा के लोग काम कर रहा है, लेकिन आज तो मोबाइल पकड़ा दिए अपना काम में। जब अपने भी मोबाइल देख रही है गार्जियन, जब उसके माता पिता देख रहा है, बच्चा भी देख रहा है, कोई मतलब नहीं कि कहाँ है क्या है, और तब बाद में चाहें कि मेरा बच्चा अच्छा करे तो नहीं संभव है। जी। तो कहने का मतलब जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने बच्चे को, जो भी आपको मन में लगता होगा कि नहीं अभी बच्चा क्लास का है, आगे सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदत उसकी बन जाती है तो आपकी परेशानी वहीं से जन्म ले लेता है। तो बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए। ये मेरा हर एक सवाल में, जहाँ भी मैं ये करने जाता हूँ, इंटरव्यू करने जाता हूँ, मेरा एक सवाल रहता है कि अभी अमूमन क्या देखते हैं कि बच्चा को दे दिए, गेम खेल करके बैठा है, आप घर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। सर प्रिंस जी को माने कभी लगता था कि मोबाइल के लिए आपने कभी डांटा हो नहीं, इनको? कभी उस समय तो मोबाइल का कहाँ सिस्टम था। मैट्रिक के बाद जब ये दिल्ली गया तो बटन वाला मोबाइल इसको हम दिए थे, जिससे सिर्फ बात रात में सुबह एक बार हो जाती थी। जी। बहुत हमको लगता है आईआईटी में जाने के बाद मोबाइल खरीदाया था ये। जी 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 अभी भी अपना फेसबुक इनका बंद रहता है, फेसबुक नहीं जी जी चलाते हैं। जी 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 तो वो होना चाहिए, माने वो मोबाइल के क्या, ठीक है आपका बच्चा आज के डेट में कहीं जा रहा है, छोटा मोबाइल दीजिए, जी 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 जब भी बात करना होगा बात करेगा। जी। आजकल क्या लोग कर दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करते जी, हैं। जी। ऑनलाइन क्या पढ़ाई करते हैं, बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, जी, जी, जी। किताब को उलट के देख नहीं रहा है, उसको मन लगेगा ऑनलाइन देखने जी, में। जी, जी। ठीक है, कोरोना काल में इसका चला आगे बढ़ा, लेकिन उसको बंद करना चाहिए। हम जी, बच्चे को, गार्जियन को यही अथी कर रहे हैं जी जी कि बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग के आने वाला पीढ़ी के लिए अच्छा चीज़ है। इससे हमारा भी परिवार में अब लोग जूझ रहा है, ऐसा नहीं कि हम दूसरे को कर रहे हैं, हमारे ही परिवार में लोग हैं। जी जी लेकिन प्रयास हम लोग करें कि इसको मोबाइल से हम लोग दूर रखें जी, जी, बच्चे जी। को। प्रयास सर आप प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर कौन से स्कूल में सर उत्क्रमित मध्य विद्यालय सपहा दयालपुर हाजीपुर प्रखंड के अंतर्गत है। जी 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 वहीं हम प्रधानाध्यापक हैं। जी 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 जी, उसी में हमारा कार्यक्रम। आपने जो एक आंसर बताया उसमें से एक सवाल पैदा ले लिया जो हम प्रिंस राज सर से पूछेंगे कि अभी फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, जो भी है, उस पर जो सक्रिय लोग जो रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग, हम ये सवाल प्रिंस राज सर से पूछेंगे
कि उस पर सक्रिय रहना कितना नुकसान और कितना फायदा है। लास्ट सवाल है मेरा, सर 2 शब्द आप बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया जो है, जब आप पढ़ाई करते हो, एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप उसको यूज़ करते हो तो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप दिन में 7, 8, 9 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आधे 1 घंटे यूज़ करके आप वो रिफ्रेशमेंट की तरफ आपके लिए काम कर रहा है तो वो चीज़ ज़रूरी है, वो पार्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आप जो टारगेट्स बनाते हो, हर दिन के प्लान्स बनाते हो, वो पूरे नहीं कर पा रहे हो इसलिए कि आपका टाइम बाकी चीज़ों में जा रहा है, तो फिर वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होती है। जैसे जब मेरी परीक्षाएं आती थी तो मैं जनरली सोशल मीडिया वगैरह बंद कर देता था जब मुझे लगता था कि पढ़ाई ज़्यादा करनी है, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बैलेंस जो है वो बनाने की बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई और बाकी सोशल मीडिया और इनके थ्रू, क्योंकि पूरा कट ऑफ होना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और सब दुनिया जुड़ी हुई है फ़ोन के थ्रू। तो एक बैलेंस मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो चलिए, आज का जो है इंटरव्यू हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल संसार भारती आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना ना भूलें। और एक बार इन लोगों को ढेरों ढेरों बधाई। और इन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जैसे ही मेरा यहाँ आना हुआ और जैसे ही हमें नहीं लगा कि हम 100 किलोमीटर दूर से आए हैं और हमें लगा कि अपने घर परिवार जैसा माहौल, कि ये लोग जितना हमको सर्व किए, तो इनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं और मेरा चैनल। और आगे जब सर पोस्टिंग कहीं रहेंगे तब इनके पोस्ट के बारे में ज़रूर मैं आप तक खबर पहुँचाऊँगा कि कैसे गरीबों को मदद कर रहे हैं। और देखते रहिए मेरा चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।